इन्वेस्टमेंट का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ कॉमन ऑप्शंस आते हैं, जैसे शेयर्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, एफडीज हो गए या फिर गोल्ड। लेकिन आज के टाइम में नए इन्वेस्टर्स ऐसे ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं या ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां उनका पैसा भी सेफ रहे और जहां उन्हें रेगुलर इनकम भी मिलती रहे। तो अगर आप भी उन इन्वेस्टर्स में से हैं और ऐसे ही ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं तो दो नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो रहे हैं। एक है रीट यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और दूसरा है इन्विट्स यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। नाम सुनने में दोनों एक जैसे लग सकते हैं और बात की जाए अगर दोनों के स्ट्रक्चर की तो वो भी काफ़ी हद तक सिमिलर होता है। दोनों म्यूचुअल फंड्स की तरह काफ़ी हद तक काम करते हैं, लेकिन दोनों का पर्पस अलग होता है और इनमें इन्वेस्ट करने का तरीका भी काफ़ी अलग है। कई लोग इन दोनों को कंफ्यूज कर देते हैं या फिर सिर्फ नाम सुनकर ही इसको इग्नोर कर देते हैं कि ये तो कुछ बहुत ही अलग टॉपिक है, इन्विट्स और रीट्स हमें समझ नहीं आएगा। लेकिन ये एक्चुअली में बहुत ईजी है और इन दोनों ऑप्शंस के जरिए आपको ऐसे मार्केट्स में एंट्री मिल सकती है जिसके लिए बहुत बड़े कॉर्पस की जरूरत नहीं है। सो आज के इस वीडियो में हम इसी चीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे और हम लोग डिटेल में समझेंगे कि रीट्स क्या होते हैं, क्योंकि हम लोग रीट्स और इन्विट्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो हम समझेंगे सबसे पहले रीट्स क्या होते हैं, उसके बाद समझेंगे कि इन्विट्स क्या होते हैं, दोनों में क्या की डिफरेंसेस हैं, क्या चीजें हैं जो आपको कंसिडर करनी है इन्वेस्ट करने से पहले और दोनों में से आपके लिए बेहतर ऑप्शन क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं कि रीट्स क्या होते हैं। रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। सो ये बेसिकली ऐसी कंपनीज होती हैं जो रियल एस्टेट एसेट्स को ओन करती हैं और उन्हें चलाती हैं। रियल एस्टेट एसेट से क्या मतलब है, जैसे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो गई, बहुत बड़े बड़े कमर्शियल स्पेसेस हो गए, या जैसे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हो गई, आपने सोसाइटीज़ देखी होंगी अपने गली मोहल्ले में, तो उस तरीके की जो बिल्डिंग्स हो गई, बड़े बड़े IT पार्क्स हो गए, इसके अलावा मॉल्स हो गए, इस तरीके के जो स्पेसेस हैं, इस तरीके की जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ हैं, ऐसे एसेट्स को ओन करते हैं रीट्स, उनको ऑपरेट करते हैं। सो बेसिकली रीट्स क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स से पैसे को इकट्ठा करते हैं, पैसे को पूल करते हैं और फिर ये जो पूल्ड मनी होता है इनको रियल एस्टेट एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है, उनको ऑपरेट करने के लिए और उनको ओन करने के लिए। साथ ही अगर बात की जाए रीट्स की तो काफी हद तक ये म्यूचुअल फंड्स की तरह होता है। म्यूचुअल फंड्स में भी हम लोग क्या करते हैं कि पैसे को पूल किया जाता है और फिर उसे आगे एसेट्स में, बॉन्ड्स में या फिर इक्विटीज में लगाया जाता है। लाइकवाइज यहाँ पर भी पैसे को पूल करके कहाँ लगाया जा रहा है, यहाँ पर लगाया जा रहा है रियल एस्टेट एसेट्स में। सो इंडिविजुअल्स अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर इंडिविजुअल्स को फायदा ये होता है कि एक तो उनको इनकम जनरेशन का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर उनको इनकम जरूर मिलती है, कैसे मिलती है वो भी हम लोग देखेंगे। साथ ही उनको एक लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन भी देखने को मिलता है। कैपिटल अप्रिसिएशन क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि आप रीट्स को ट्रेड कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस पे, जैसे आप स्टॉक्स को ट्रेड करते हैं। लाइकवाइज अगर मैं बात करूं लॉ की तो बाय लॉ रीट्स को जो है ना 90% अपनी टैक्सेबल इनकम का हिस्सा जो है वो पे करना होता है टू देयर शेयर होल्डर्स। इसका मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई रीट है, उसने 100 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट जो है ना वो क्या है दर्ज किया एक पूरे साल में। अब वो जो उनका 100 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट है ये क्या है भाई, ये टैक्सेबल हो जाएगा, इस पे उनको टैक्स देना पड़ेगा। सो यहाँ पर बाय लॉ, क्योंकि सेबी इसे रेगुलेट करता है, सेबी दोनों ही चीजों को रेगुलेट करता है, इन्वेट्स को भी और रीट्स को भी। तो सेबी ये कहता है कि रीट्स को जो है ना अपने टैक्सेबल इनकम का 90% हिस्सा जो है वो किसको दे देना है, वो शेयर होल्डर्स को देना है और वो देना है उन्हें डिविडेंड के फॉर्म में। तो एक चीज तो यहाँ पर साफ हो गई कि इनकम जनरेट कैसे होती है। एक इनकम जनरेट होती है डिविडेंड के फॉर्म में अगर इन्वेस्टर्स रीट्स में इन्वेस्ट करते हैं। सो यहाँ पर 100 करोड़ रुपीस का हमने एग्जाम्पल लिया था। लेट्स से ये 100 करोड़ रुपीस एक कंपनी ने अर्न किया है एक साल में, ये टैक्सेबल है। अब बाय लॉ कंपनी को इसमें से 90 करोड़ रुपीस जो है ना वो क्या है डिविडेंड के फॉर्म में अपने शेयर होल्डर्स पे बांट देने होंगे और बाकी का जो बचा हुआ, जो रिमेनिंग 10 करोड़ रुपीस बच जाएगा कंपनी के पास, वो कंपनी अपने पास रख सकती है या फिर उसे री इन्वेस्ट कर सकती है, वो कंपनी की चॉइस है। सो यहाँ पर क्या है 90% अपनी टैक्सेबल इनकम रीट्स वालों को देनी होती है टू देयर शेयर होल्डर्स। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अगर आप रियल एस्टेट मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं तो रीट्स के थ्रू आपको वो एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है, क्योंकि आपको क्या है यहाँ पर कोई फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं ओन करनी है। आप रीट्स में स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं। स्टॉक्स की जैसे आपको यूनिट्स मिलती हैं, लाइकवाइज यहाँ पर रीट्स में भी आपको क्या है यूनिट्स दी जाती हैं। आप यूनिट्स खरीदते हैं, आपके पास एक फ्रैक्शनल ओनरशिप होती है, आपके पास कोई डायरेक्ट ओनरशिप नहीं है किसी फिजिकल प्रॉपर्टी की, या आपको उसकी मेंटेनेंस नहीं करनी है उस फिजिकल प्रॉपर्टी की, आप बस उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है रीट्स। साथ ही में अगर मैं बात करती हूँ तो
कई तरह के ऑप्शंस इंडिया में फिलहाल कई तरह के ऑप्शंस आ चुके हैं। बहुत सारे रीट्स, बहुत सारे पॉपुलर रीट्स अभी अवेलेबल है मार्केट में, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। अलग अलग तरह के रीट्स भी हमें देखने को मिलते हैं, भले ही वो इक्विटी रीट्स हो गया, मॉर्गेज रीट्स हो गया या हाइब्रिड रीट्स, तो इस तरीके के अलग अलग रीट्स भी हमें साथ साथ देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि इन्वेट्स क्या होते हैं। सो इन्वेट्स यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। ये ऐसे ट्रस्ट्स होते हैं जो कि कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स में। ना यहाँ पर ना बहुत सारे इन्वेस्टर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स और रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज काफ़ी सिमिलर होती हैं, क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे सिमिलर देखने में लग सकते हैं लेकिन बहुत अलग होता है। एक कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत बेसिक टर्म्स में बात करूं तो एक बुनियादी ढांचा होता है, बहुत बेसिक चीज़ें जो एक कंट्री को या किसी भी सिटी में आप देखोगे, किसी भी शहर में आप देखोगे, किसी भी देश में देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगी। सो इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो बेसिक चीज़ें जिससे आपका एक देश बनेगा, देश चलेगा, चाहे वो रोड हो गए, चाहे वो आपके चाहे रीन्यूएबल एनर्जी के आपके प्रोजेक्ट्स हो गए बड़े बड़े, चाहे आपके टेलीकॉम जो है ना टावर्स हो गए बड़े बड़े, चाहे आपके फाइबर नेटवर्क्स हो गए जिसके बदौलत हमारा इंटरनेट चलता है, तो ये सारी क्या है, बहुत बेसिक बुनियादी ढांचे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है जो एक कंट्री को चलाता है। तो यहाँ पर इन्वेट्स की बात की जाए तो इन्वेट्स कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेट्स भी ऐसे ही जगहों पर इन्वेस्ट करते हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स होते हैं। तो यहाँ पर भी पैसे को क्या है, इन्वेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। इस तरीके के प्रोजेक्ट्स जो है वो कंप्लीट भी हो सकते हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन भी हो सकते हैं। सो इन्वेट्स का ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये होता है कि ताकि भाई इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ सके, और एज एन इन्वेस्टर इन्वेट्स के थ्रू आप भी बड़े बड़े नेशन के प्रोजेक्ट्स में जो है ना इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली हैव टू बाइंग और विदाउट एक्चुअली हैव टू इन्वेस्ट इन द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स। आप डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू भी इन्वेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जैसा कि हमने रीट्स में देखा था, लाइकवाइज यहाँ पर भी जैसे रीट्स में देखा था कि 90% ऑफ द टैक्सेबल इनकम इज टू बी शेयर विद द शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो यहाँ पर भी इन्वेट्स की अगर बात करूँ तो 90% ऑफ देयर नेट इनकम फ्लो इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। यहाँ पर भी 90% जो उनका नेट कैश फ्लो है इन्वेट्स का, वो भी इनको भी क्या है देना होता है अपने शेयर होल्डर्स को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। सो इन्वेस्टर्स को यहाँ पर इन्वेट्स के थ्रू भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए। साथ ही साथ में इन्वेट्स क्या है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स को ऑपरेट कर रहे हैं, उनको ओन कर रहे हैं, तो यहाँ से भी एक स्टेडी इनकम बनकर निकलती है। अब स्टेडी इनकम की बात करूँ तो एक तो डिविडेंड के फॉर्म में निकलती है जो दोनों केसेस में हमें देखने को मिलता है। दोनों केसेस में हमें कैपिटल अप्रिसिएशन भी देखने को मिलेगा क्योंकि दोनों ही स्टॉक एक्सचेंजेस पर ट्रेड होते हैं। साथ ही साथ में अगर मैं रीट्स की बात करूं तो क्योंकि वो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है तो वहां पर रेंटिंग से, लीजिंग से या सेल ऑफ प्रॉपर्टी से भी क्या है रेगुलर पे आउट्स इन्वेस्टर्स को मिलते हैं। लाइकवाइज अगर मैं इन्वेट्स की बात करूं तो क्योंकि बहुत बड़े बड़े हाईवेज हो गए, रोड्स हो गए, ये भी आपके क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स हैं। तो ऐसे में यहाँ से जो जैसे टोल्स आप लोग देते हो, टोल फी आप लोग भरते हो, तो टोल फी हो गई, कोई यूजर फी हो गई, इस तरीके के जो चार्जेस होते हैं ये भी दिए जाते हैं इन्वेस्टर्स को एज रेगुलर पे आउट्स। तो ये तरीके हैं यहाँ पर रीट्स और इन्वेट्स में जो कि इन्वेस्टर्स को पे आउट्स इनकम बेसिकली जनरेट करके दे रहे हैं और साथ साथ कैपिटल अप्रिसिएशन भी दे रहे हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो आज के टाइम में बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं इन्वेट्स और रीट्स दोनों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कोई रीट में है, कोई इन्वेट्स में है, किसी के पास दोनों का पोर्टफोलियो है। तो ऐसे में दोनों का बेसिक स्ट्रक्चर काफ़ी सेम है, दोनों का ऑपरेशन भी काफ़ी हद तक सेम है, लेकिन दोनों का जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो काफ़ी अलग है। अब बात करते हैं कि दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं, क्योंकि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अगर आप को लगता है कि आप दोनों में से किसी एक ही ऑप्शन को चूज करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला तो है स्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट फोकस। कैसे स्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट फोकस की अगर मैं बात करूं तो रीट्स और इन्वेट्स का बहुत सिमिलर स्ट्रक्चर है। दोनों में आपको एक ट्रस्टी मिलेगा, एक स्पॉन्सर मिलेगा, एक मैनेजर मिलेगा, लेकिन दोनों का इन्वेस्टमेंट फोकस अलग होगा। कैसे दोनों का इन्वेस्टमेंट फोकस अलग होगा? अभी हमने देखा कि रीट्स कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, भाई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहा है, और यहाँ पर रीट्स का फोकस भी क्या हो जाता है, कंप्लीटली रियल एस्टेट। लेकिन अगर मैं इन्वेट्स की बात करूँ तो इन्वेट्स का फोकस क्या हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इनका कंप्लीट फोकस हो जाता है, वो सेक्टर इनका कंप्लीट फोकस हो जाता है। रीट्स के ऊपर सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ तो रीट्स का कॉन्सेंट्रेशन होता है कि रियल एस्टेट एसेट्स को कैसे ऑपरेट करना है, उनको कैसे चलाना है, उनको कैसे ओन करना है। यहाँ पर एक साथ साथ में एक मैंडेट ये भी है कि रीट्स को में ये मैंडेटरी है
कि 80% ऑफ देयर पोर्टफोलियो इज इन्वेस्टेड इन कंप्लीटेड एंड इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टीज। नाउ इससे क्या मतलब है, मान लीजिए आपने किसी रीट में इन्वेस्ट किया और वो जो रीट है उसने बहुत सारी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर दिया। मान लीजिए बहुत सारी सोसाइटीज बन रही हैं, मॉल बन रहा है, कोई बहुत सारे ऑफिस स्पेसेस बन रहे हैं, लेकिन वो भी सिर्फ बन रहे हैं, वो कंप्लीट नहीं हुए और आपने उसमें अपना पैसा लगा दिया। तो ऐसे केस में आपको क्या पता है कि वो प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट होगा, वो कंप्लीट होगा भी कि नहीं, उस पर कहीं कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तो नहीं आ जाएगा। तो ऐसी ही चीज़ों से बचने के लिए सेबी ने मैंडेट किया है कि जो रीट्स हैं उनको 80% अपना पोर्टफोलियो ऐसे एसेट्स में लगाना है, ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगाना है जो पूरी तरीके से बन के तैयार हो चुके हों और जो साथ साथ में इनकम आपको जनरेट करके दे रहे हो। सिर्फ ऐसे ही एसेट्स में ये लगा सकते हैं, यानी कि इनका अगर मान लो 100% का इन्वेस्टमेंट है तो उसमें से 80% तो ऐसे ही प्रोजेक्ट्स में जाएगा और बाकी का जो रिमेनिंग 20% है वो जा सकता है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में, यानी कि ऐसे प्रोजेक्ट्स जो अभी बन रहे हैं, और साथ ही में कोई डेट इंस्ट्रूमेंट्स या अनलिस्टेड प्रॉपर्टीज में भी जा सकता है बाकी का रेस्ट ऑफ द 20% ऑफ द पोर्टफोलियो। एंड एज वी डिस्कस्ड कि रीट्स में आपको पे आउट कैसे मिलता है और तरीके से आपको रेंट के थ्रू भी पे आउट मिलता है। जो रेंट्स यहाँ पर रीट्स अर्न करते हैं वो भी अपने शेयर होल्डर्स को देते हैं, अगर लीज कर रहे हैं मान लो कोई प्रॉपर्टी तो उसके थ्रू भी रीट्स में जो है ना आपको क्या है पे आउट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इनविट्स की। तो जैसा कि हमने देखा कि इनविट्स का फोकस कहाँ है, इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स के ऊपर है, ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि अंडर कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है और रेवेन्यू जनरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं। इनविट्स के केस में आपको इनकम जनरेशन जैसे यहाँ पर रेंटिंग और लीजिंग से मिल रहा है, यहाँ पर आपको जो इनकम जनरेशन है वो आपको मिलेगा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से। मान लो बड़ा कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपको इनकम जनरेट होती हुई नज़र आ सकती है, या फिर कोई यूज़र फीस है या यूजेज फीस है तो उसके ज़रिए भी आपको यहाँ पर पेमेंट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बात करें तो रेवेन्यू जनरेशन एंड स्टेबिलिटी, इसमें भी ये दोनों अलग है। रेवेन्यू की बात करें तो हमने अब तक काफ़ी बार डिस्कस कर लिया है कि रेवेन्यू यहाँ पर कहाँ से जनरेट हो रहा है, प्राइमरीली थ्रू लीजिंग, रेंटिंग आउट प्रॉपर्टीज, या फिर हो सकता है कि अपनी कुछ स्मॉलर पोर्शन जो है वो प्रॉपर्टी का बेच के भी अर्न कर सकते हैं रीट्स के केस में। और ये सारा पोर्शन क्या है, इन्वेस्टर्स को जरूर दिया जाता है, प्लस जो 90% वाला रूल है वो तो है ही, और प्लस कैपिटल अप्रिसिएशन का रूल भी है कि अगर कैपिटल अप्रिसिएशन होगा तो आप कैपिटल अपना गेन कर सकते हैं। इसके अलावा इनविट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है, इनविट्स अर्न करते हैं टोल्स के थ्रू, टैरिफ्स के थ्रू, यूजेज फीस जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट से निकल कर आती है। तो यहाँ पर अगर स्टेबिलिटी और रेवेन्यू जनरेशन के पर्सपेक्टिव से दोनों ऑप्शंस को अगर देखा जाए तो रीट्स की बात करें तो रीट्स में एक स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम देखने को मिलता है। आप रेंट आउट के थ्रू पैसा कमा सकते हैं, आपने कोई प्रॉपर्टी बेच के आपने पैसा कमा लिया, बिकॉज प्रॉपर्टी तो कभी भी आपकी बिक सकती है। हाँ, बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं होती है, लेकिन बिकॉज रीट्स इनको मैनेज कर रहे हैं तो आपको एक स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम देखने को मिल सकता है। लीज आउट कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर इनविट्स की बात करें तो जो ये टोल्स हैं, जो ये टैरिफ्स हैं, या ये जो यूज़र फीस है, ये थोड़ा सा वॉलेटाइल ऑप्शन हो जाता है। इसमें स्टेबिलिटी अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो इनविट्स आपको थोड़ा वॉलेटाइल ऑप्शन देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो रेवेन्यू स्ट्रीम है ये अलग अलग फैक्टर्स से हैम्पर हो सकता है। मान लो कोई टोल है, कोई टोल बूथ बंद हो गया, वहाँ पर कोई रेगुलेटरी ऐसा कुछ चेंज आ गया जो कि बूथ को बंद करवा दिया गया, या कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट है जहाँ से यूज़र फीस आ रही है लेकिन वो प्रोजेक्ट ही बीच में अटक गया, या उस प्रोजेक्ट को ही बीच में रोक दिया गया, कोई इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी आ गई कि बोल दिया गया कि अभी इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को रोक दिया जाएगा। तो ऐसे केस में इनविट्स का जो रेवेन्यू जनरेशन मॉडल है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा वॉलेटाइल देखने को मिलता है दोनों के केस में। अब थोड़े से और बेसिक डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं, दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं। तो अभी तक हमने इतना तो देख लिया है कि दोनों का एसेट टाइप काफ़ी एक दूसरे से अलग है। यहाँ पर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे आपके IT पार्क्स हो गए, ऑफिसेज हो गए, वेयर हाउसेज हो गए। इनविट्स में बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि आपके रोड्स, हाईवेज, ब्रिजेस, टेलीकॉम टावर्स, ये सारी चीज़ें हो गई। तो यहाँ पर क्या है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिलते हैं, जबकि यहाँ पर क्या है भाई, रियल एस्टेट को मैनेज किया जाता है। इसके अलावा इनकम सोर्स की बात करें तो भाई यहाँ पर रेंट के थ्रू या प्रॉपर्टी लीजेस के थ्रू आपको इनकम का सोर्स मिल जाता है। और इनविट्स की बात अगर की जाए तो यहाँ पर आपको टोल फीस या सर्विस चार्जेस के थ्रू जो है इनकम जनरेट होती हुई नजर आती है। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ तो आ जाता है रेगुलेशन। हमने दोनों में देख लिया है कि दोनों को 90% जो है अपना नेट कैश फ्लो और इनकम का जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना होता
होता है टू देयर शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। इसके अलावा लिक्विडिटी पे हम आगे भी आएंगे, लेकिन अगर रीट्स की बात करें तो जनरली इनमें थोड़ी ज़्यादा होती है, इनविट्स में वो वेरी कर सकती है। रिस्क की बात करती हूँ तो मार्केट रिस्क और टेनेंट रिस्क रीट्स में देखने को मिलता है। इंटरेस्ट रेट की वजह से रीट्स में मार्केट रिस्क बना रहता है, टेनेंट रिस्क बना रहता है बिकॉज हो सकता है जो किराएदार है या जो टेनेंट्स है, अब किराएदार ऐसे नहीं है कि भाई 4 फ्लोर की बिल्डिंग है और 2 लोगों ने अगर किराया नहीं दिया तो चल जाएगा, क्योंकि रीट्स की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा होती है, इट इज़ इन करोर्स, राइट। और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़, थाउजेंड्स ऑफ करोर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें करोर्स में जो है रेंट आ सकता है। तो ऐसे में अगर टेनेंट्स जो हैं वो अपना रेंट टाइम से नहीं भर रहे हैं, या मान लो बिल्डिंग स्पेस खाली हो गया है या टेनेंट्स छोड़ के जा रहे हैं, तो ऐसे केस में वो एक रिस्क बना रहता है, टेनेंट का रिस्क बना रहता है, और मार्केट रिस्क हमें रीट्स में देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर मैं इनविट्स की बात करती हूँ तो इनविट्स हमें प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिस्क देखने को मिलता है। मान लो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, मान लो बोला गया कि यहाँ से यहाँ तक एक लंबा सा रोड बनाया जाएगा, राइट, और साथ ही में एक हाईवे भी बनाया जाएगा। अब उस हाईवे से क्या है, टोल कलेक्ट किया जाएगा, या रोड से भी कुछ ना कुछ XYZ करके कुछ इनकम कलेक्ट करी जाएगी। तो ऐसे में क्या है, मान लीजिए आफ्टर अ वाइल बोल देगा कि ये प्रोजेक्ट इसे बीच में रोकना पड़ेगा, अभी से 2 साल बाद इसे स्टार्ट किया जाएगा। तो ऐसे में क्या है कि ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिस्क है, उस प्रोजेक्ट को वहीं रोक दिया गया है, वहां से आने वाली इनकम क्या है वो रुक जाएगी। इसके अलावा रेगुलेटरी रिस्क हो सकता है, उस चीज को अप्रूवल ही हो सकता है ना मिल पाए, तो उस तरीके की जो रिस्क है वो हमें इनविट्स में ज्यादा देखने को मिलते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके से दोनों ही रीट्स और इनविट्स एक दूसरे से डिफर करते हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि काम करने का तरीका दोनों का काफी सिमिलर है, लेकिन फोकस जो है दोनों के इन्वेस्टमेंट में वो हमें दोनों में अलग अलग देखने को मिलता है, और इसी वजह से दोनों ऑप्शंस एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप रीट्स और इनविट्स दोनों में से चूज करना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसी चीजों का ध्यान रखना है ताकि आप आगे चल के फ्यूचर में कोई और मिस्टेक ना करें। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है भाई मिनिमम इन्वेस्टमेंट का। दोनों में एक बड़ा डिफरेंस यहाँ पर हमें देखने को भी मिल जाता है मिनिमम इन्वेस्टमेंट में। सेबी के हिसाब से अगर मैं बात करती हूँ रीट्स की, तो यहाँ पर आपको हर लॉट में 100 यूनिट्स मिलेंगी, और इन 100 यूनिट्स का मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके एंड से भाई 50,000 रुपीज होना चाहिए। ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट रूल है अकॉर्डिंग टू सेबी रीट्स के केस में। वहीं अगर मैं बात करती हूँ इनविट्स की, तो इनविट्स के केस में यही हर लॉट आपको, इसमें भी आपको 100 यूनिट्स मिलेंगी एक लॉट में, और ये एक लॉट आपको पड़ेगा 1 लाख रुपीस मिनिमम, राइट। तो ये सेबी के रूल्स के हिसाब से है कि ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स के थ्रू जाएगी। इसके साथ साथ अब अगर हम बात करते हैं लिक्विडिटी की, कंपेयर करते हैं अगर, तो रीट्स थोड़े से ज़्यादा लिक्विड होते हैं कंपैरेटिवली टू, अगर देखा जाए एज कंपेयर टू इनविट्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको 100 यूनिट्स मिनिमम 50,000 रुपीज़ की मिल सकती हैं, और यहाँ पर 100 यूनिट्स मिनिमम 1 लाख रुपीज़ की मिल सकती हैं, विच मीन्स कि रीट्स का जो यूनिट प्राइस है, जो पर यूनिट प्राइस है, वो कंपैरेटिवली कम है। और अगर इसका यूनिट प्राइस कम है तो ये क्या है, थोड़ी सी ज़्यादा लिक्विड हो सकती है। जो सेलर्स हैं, जो बायर्स हैं, वो इसकी ट्रेडिंग जो है थोड़ी सी एक्टिवली कर सकते हैं एज कम्पेयर टू इनविट्स। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा लिक्विड ऑप्शन मिल जाता है अगर इसे इनविट्स के साथ कंपेयर करते हैं। साथ साथ में अगर मैं बात करूं तो रियल एस्टेट सेक्टर थोड़ा फेमिलियर है, भले ही फिजिकल प्रॉपर्टी ना हो लोगों के पास, लेकिन लोगों को समझ है कि हाँ रियल एस्टेट सेक्टर कैसे काम करता है, प्रॉपर्टी के दाम अभी ऊपर चल रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं। ये बेसिक फंक्शनिंग रियल एस्टेट सेक्टर की लोगों को पता है, आम लोगों को पता है, इन्वेस्टर्स को पता है। वहीं अगर इनविट्स की मैं बात करती हूँ तो इनविट्स का स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स की समझ लोगों में भी उतनी ज़्यादा नहीं है, उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। तो ये अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए, और इनकी जो पर यूनिट की कॉस्ट है, जो पर यूनिट प्राइस है, वो भी थोड़ा ज़्यादा है, तो कंपैरेटिवली ये थोड़ा कम लिक्विड हो जाता है। साथ साथ में अगर बात करें तो इनविट्स की जो लिक्विडिटी है वो भी ओवरऑल मार्केट कंडीशन से इन्फ्लुएंस हो सकती है। इन्वेस्टर का सेंटिमेंट कैसा है टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, उस पर भी डिपेंड करती है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है ग्रोथ। रीट्स की अगर बात करते हैं तो इनमें ग्रोथ का स्कोप कैसा है। रीट्स में अगर देखा जाए तो ये अपनी इनकम को एनहांस कर सकते हैं,
इनके एसेट्स क्या हैं, रियल एस्टेट एसेट्स हैं। अब जो रीट्स हैं वो इनको ओन करते हैं, वो ही इनको ऑपरेट कर रहे हैं। इनको पता है कि अगर इनको थोड़ा सा ज़्यादा रेंट चाहिए, थोड़ा सा बेटर प्रॉपर्टी अगर इनको बनानी है, तो ये अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसको रेनोवेट करवा सकते हैं एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को, नई बिल्डिंग्स बना सकते हैं अगर उनको और रेंट चाहिए तो, या और रियल एस्टेट एक्वायर कर सकते हैं। वहीं अगर मैं इन्वेट्स की बात करूँ तो इन्वेट्स के लिए क्या है, अगर कोई नया कंसेशन एसेट एक्वायर करना है तो ग्रोथ तभी हो पाएगी, और इसके लिए क्या है, पहले उनको बिडिंग प्रोसेस के थ्रू गुजरना होगा। पहले बिडिंग प्रोसेस होगा, फिर उसके बाद उनको एक प्रॉपर्टी जो है या कोई एसेट जो है, बेसिकली नॉट प्रॉपर्टी, कोई एसेट जो है उनको क्या है वो एक्वायर कर सकेंगे, जिसकी वजह से क्या है, हो सकता है अगर सक्सेसफुल एक्विजिशन होता है, अगर एक्वायर कर पाते हैं तो ठीक है, तो हो सकता है रेवेन्यू जो है वो बढ़ सके। लेकिन अगर एक्वायर नहीं कर पाते हैं तो क्या है, इन्वेट्स के केस में ग्रोथ फिर आपको कम देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू रीट्स। तो दोनों में से बेटर ऑप्शन क्या है, रीट्स या फिर इन्वेट्स? अगर आप चूज करना चाहते हैं दोनों में से बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अपने लिए, तो वो आपके ऊपर ही ऑफ कोर्स डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स कि आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स क्या हैं, आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका रिस्क टॉलरेंस कितना है और आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस कितनी है, राइट? आपको क्या लगता है करंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है, उस हिसाब से आप अपने लिए बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज करिए। अगर मैं बात करूँ रीट्स की, तो रीट्स ऐसे इन्वेस्टर्स को चूज करना चाहिए जो थोड़ी स्टेबल और साथ साथ में रेंटल बेस्ड इनकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिनको चाहिए कि कम रिस्क के साथ उनको स्टेबल इनकम जो है वो मिलती रहे, और साथ साथ में उनको रियल एस्टेट का भी एक्सपोजर चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। अगर आप पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के पर्सपेक्टिव से दोनों में कंफ्यूज्ड हैं और अगर आपको लगता है कि मुझे सेफ ऑप्शन चाहिए, तो आप रीट की तरफ जा सकते हैं और आपको एक स्टेबल यहाँ पर क्या है इनकम मिल जाएगी। लेकिन वहीं अगर आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा रिस्क उठा सकते हैं और लेकिन आपको रिटर्न ज़्यादा चाहिए, रिस्क भले ही आप उठाने के लिए तैयार हैं, तो फिर आप इन्वेट्स की तरफ जा सकते हैं। और अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना है, अगर आपको इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा स्कोप लगता है एज कम्पेयर टू रियल एस्टेट एसेट्स, तो ऑफकोर्स आप इन्वेट्स में जा सकते हैं। और अगर आप 1 लाख रुपीज़ कमिट कर सकते हैं, बिकॉज वी सॉ कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन्वेट्स में 1 लाख रुपीज़ का है, तो अगर आप उतना कमिट कर सकते हैं तो आप इन्वेट्स चूज करिए। अदरवाइज अगर आप स्टेबल और स्टेडी इनकम चाहते हैं और अगर आप ज़्यादा लिक्विडिटी और ईजियर एग्जिट ऑप्शंस चाहते हैं, तो फिर आप रीच की तरफ जो है वो जा सकते हैं। दोनों ही ऑप्शंस की अगर बात की जाए तो दोनों ही रिलेटिवली नए ऑप्शंस हैं और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है दोनों ही ऑप्शंस को आए हुए। बहुत अभी अवेयरनेस धीरे धीरे इन्वेस्टर्स में आ रही है इन दोनों ऑप्शंस को लेकर, धीरे धीरे पोर्टफोलियो में लोगों के ऐड हो रहे हैं। सो ऐसे में दोनों ही अच्छे ऑप्शंस हैं पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के पर्सपेक्टिव से। लेकिन फिर भी एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले ज़रूर आप कंसल्ट कीजिए कि दोनों में से आपके लिए क्या बेहतर ऑप्शन हो सकता है। और अब तक आई एम गेसिंग कि इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि दोनों में से आपके हिसाब से आपके लिए क्या बेटर ऑप्शन होगा। इसके अलावा अगर आप कोई भी और फाइनेंस का टॉपिक समझना चाहते हैं या इसके ऊपर ही और डिटेल चाहते हैं, तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन इट। थैंक यू। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.